हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी अपन देख रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है पचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार एवं अनियमितता। आज अपन दो टॉपिक देखेंगे क्योंकि अपन इससे पहले के जो अपन ने 3 लेसन देखे हैं उसमें अपन ने किस प्रकार से पाचन होता है वो डिस्कस कर लिया है। तो पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण कैसे होता है, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही क्या है, पाचन एवं अवशोषण। पाचन हो गया है, अब किस प्रकार से अवशोषण होगा वो आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी डिजीज और डिसऑर्डर हैं जो एनसीईआरटी में अपने को दे रखे हैं, जो व्याधियां हैं जिसे विकार अपन बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं या अनियमितता जिसे अपन बोल सकते हैं, वो आज के सेशन में अपन यहां से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं उसे नोट करते हुए चलिएगा। पचित उत्पादों का अवशोषण। ठीक है, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोजा से मिल करके रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जैसे अपनी एलिमेंट्री कनाल थी या अपनी आहार नाल थी, तो अब मान लो कि अपना जो भी छोटी आंत या बड़ी आंत थी वहां तक क्या हो गया है, पाचन हो गया है, जो भी उत्पाद है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हो गए। तो जो भी म्यूकोजा है, ठीक है, जो भी म्यूकोजा है उसकी सहायता से यहाँ से म्यूकोजा से निकल जाएगा और उसके बाद में यहाँ से किस में चला जाएगा, जो रक्त वाहिका है या लसिका वाहिका है उसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि अपन ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि रक्त का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, या जो भी रसायन है उसका ट्रांसपोर्ट करना। और अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो भोजन है वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उत्तकों की वृद्धि के लिए जो है अपने जो सबस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है, वृद्धि करवाता है। तो अलग अलग कोशिका, अलग अलग उत्तक तक जो भी अपना केमिकल है, जो भी अपन ने जो पचित उत्पाद है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो जिस वाहिकाओं की जरूरत होती है वो होती है रक्त वाहिका या लसिका वाहिका। तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो 3 प्रकार की क्रिया विधि होती है, निष्क्रिय, सक्रिय या सुसाध्य परिवहन। की परिभाषा अपन देखेंगे। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड, आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण द्वारा प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। तो निष्क्रिय जो बोल रहा है या जो विसरण बोल रहा है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा। विसरण का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जो सबस्टेंस है, जो भी अपने पास पचित उत्पाद है उनका जाना। जैसे मान लो मेरे पास जो ये मेरे पास आंत है, छोटी आंत है, इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल क्या है, H2O के हैं, या जो भी ग्लूकोज है किसी के भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मान लो जो उत्तक है वहां पर मेरे पास 10 ही है साहब, ठीक है। तो ये 100 से कहां चला जाएगा, 10 की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो अवशोषण एक प्रकार से यहाँ हो रहा है उसे अपन बोलते हैं विसरण या निष्क्रिय प्रकार का परिवहन, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है कि कुछ एग्जांपल आपको बता रखे हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल सब में कॉमन है, सब में मतलब निष्क्रिय में भी आएगा वो, सक्रिय में भी आएगा वो, और सुसाध्य विसरण में भी आएगा वो। ठीक है, बाकी जो इसके अलावा है उससे आपको ध्यान में रखना है कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ जो है सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, जैसे मैंने आपको बता दिया है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से भी अवशोषित होते हैं। इस प्रक्रिया को सुसाध्य परिवहन बोलते हैं, ठीक है। तो वाहक का मतलब क्या है, जैसे मान लो वापस से छोटे हाथ में बता देता हूं, और कुछ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उच्च सांद्रता से वापस निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ जो झिल्ली बताई जाती है अपने को, मान लो सीरोसा मस्कुलरी सब म्यूकोजा या म्यूकोजा, उन लेयर की अपन बात करते हैं। तो उच्च सांद्रता यहाँ 100 थे प्रोटीन, यहाँ पर 20 ही है, तो 100 से 20 की ओर जाएगा, लेकिन कुछ प्रोटीन होते हैं बीच में, ठीक है। क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन आएगा, हो सकता है ग्लूकोज यहाँ पर हो, तो इस ग्लूकोज को यहाँ से अंदर की ओर लेके जाने में यहाँ जो प्रोटीन है वो मदद करते हैं। उस प्रकार को अपन बोलते हैं सुसाध्य परिवहन, ठीक है। जिसमें क्या कर रहे हैं, कुछ वाहक प्रोटीन मदद कर रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन परासरण जहां पर भी शब्द यूज में लिया जाता है उसमें केवल अपन जल का ही उदाहरण याद रखेंगे, बाकी ग्लूकोज या अमीनो अम्ल या जो भी है उनको अपन यहां पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। परासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होता है, लेकिन वो अपने पास कौन सा है, वो अपने पास होगा केवल H2, ठीक है। वो पहले मैंने आपको समझाने के लिए केवल एग्जांपल दिया था,
लेकिन आपसे पूछा जाए परासरण में क्या होता है, तो केवल H2O का ही होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, और बाकी अमीनो अम्ल हुआ, ग्लूकोज हुआ, क्लोराइड हुआ, उनका परासरणता से नहीं होता, उनका सिंपल विसरण से होता है, या निष्क्रिय जिसे अपन बोल सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय की ओर अपन चलते हैं। सक्रिय में क्या होता है, सक्रिय में होता है निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर होता है। मतलब यहां मेरे पास बी से, अंदर मेरे पास बी से और कोशिका मतलब छोटी आंत है बड़ी आंत से, वहां बाहर जो मेरे पास सो है, तो अब मुझे कम से ज्यादा की ओर जाना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जो अपने पास निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य विसरण परिवहन, उनको समझने का एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास। ये मेरे पास कोई भी मान लो ये पुष्कर है, ठीक है, पुष्कर या अजमेर की अपन बात कर लेते हैं। हिल से पहाड़ियां हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पुष्कर है यहाँ या अजमेर है, बहुत सारी पहाड़ी वाला इलाका, तो नीचे से मुझे ऊपर जाना है, ऊपर से मुझे नीचे आना है। ठीक है, तो मैं बाइक पर गया, मेरे साथ फ्रेंड वगैरह भी थे, मैं बाइक पे गया। तो मैं बाइक पे जब गया, ऊपर से नीचे जब मैं आऊंगा, तो मैं बिना स्टार्ट किए भी आ सकता हूँ, क्योंकि नीचे की ओर नीचे ज्यादा है तो अपने आप से काम करेगा ग्रेविटेशन, और मैं नीचे आ जाऊंगा। तो यहाँ बिना बाइक स्टार्ट करे मैं आ जाऊंगा। तो मुझे पेट्रोल जो है यहाँ पर खर्च करना नहीं पड़ेगा। मतलब पेट्रोल एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल में खर्च नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से जो हो रहा है उसे अपन विसरण बोल सकते हैं, उसे अपन निष्क्रिय परिवहन अपन इसे बोल सकते हैं, इसमें ऊर्जा की अपने को जरूरत नहीं है। पेट्रोल किस सेंस में बोला गया है, ऊर्जा के सेंस में बोला गया, जिसमें जरूरत नहीं है। फिर पहला केस, मतलब ये दूसरा हो गया। उसके बाद में मैं नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हूं, तो ऊपर की ओर आ रहा हूं तो मुझे एनर्जी की या पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बंद करके गाड़ी को तो लेके नहीं आ सकता हूँ कि मैं गाड़ी पे बैठ गया और अब मैं अपने आप ऊपर जा रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब निम्न से उच्च की ओर आप जा रहे हो तो पेट्रोल आपका खर्च होगा। सेम वैसे ही निम्न से उच्च की ओर आप जा रहे हो, उसे अपन बोलते हैं सक्रिय परिवहन, जिसमें ऊर्जा की आपको जरूरत होगी। क्या होगी, जिसमें ऊर्जा की आपको जरूरत होगी। ठीक है, ये दोनों आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। और जो अपने पास सुसाध्य बोला है, सुसाध्य का मतलब विसरण जैसा ही है सुसाध्य भी। जैसे यहाँ पर अपने पास लिखा है सुसाध्य परिवहन, जो सेम ये ऊपर से नीचे आ पाओगे, लेकिन एक मेरे साथ मेरा दोस्त फ्री में आ गया। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो प्रोटीन हूँ। ठीक है, सुसाध्य में जो अभी अपन ने बात की थी कि प्रोटीन, सुसाध्य परिवहन में क्या हो रहा है, कुछ प्रोटीन है, मतलब इनकी हेल्प से, मेरी हेल्प से मेरा दोस्त नीचे आएगा, तो प्रोटीन एक तरह से मैं हो गया, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो तीनों क्लियर होंगे यहाँ से। एक तो अपन ने बात की घाट सिंपल सा है, नीचे से ऊपर की ओर आप जा रहे हो तो ऊर्जा खर्च होगी, बिना पेट्रोल के आप नहीं जा सकते। आप पैदल जाओगे तो जा सकते हो, लेकिन बाइक की बात हो रही है। तो निम्न से उच्च की ओर आप जा रहे हो, तो वो आपके पास ऊर्जा यहाँ पर आपको देनी होगी। इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो आप, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया सक्रिय। फिर आप ऊपर से नीचे की ओर, पहले आप अकेले आ रहे हो, ठीक है, तो उच्च से वापस निम्न की ओर जा रहे हो, तो ये निष्क्रिय हो गया या विसरण अपने पास हो गया। फिर आपके साथ में आपका दोस्त भी वापस आ रहा, तो आप एक तरह से प्रोटीन हो गए, उसको लेके आने वाले हो गए, तो वो हो गया सुसाध्य परिवहन। ठीक है, सिंपल सा है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी विधि द्वारा होता है। किस द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्लोराइड आयन जहां पर होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ग्लूकोज और अमीनो अम्ल सब में कॉमन आपको मिलेंगे, तो क्लोराइड आयन जो है सिंपल सा विसरण के साथ में आएगा। सोडियम जो आयन है वो सक्रिय में आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की कुछ ट्रिक है। और बाकी सुसाध्य में केवल ग्लूकोज और अमीनो अम्ल ही बता रखे हैं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलय होने के कारण, ये तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की बात कर लिया। वसा की बात करें और ग्लिसरॉल की बात करो, तो वसा जैसे अपन बात करते हैं कि जो पानी का कोई भी अपने पास है बीकर है, उसमें अगर आप तेल डालते हो तो वो उसमें विलयशील नहीं होती है, वो अविलय होती है। तो वही इसने बोला है कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होता है, अविलय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते, और रक्त का मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो पानी से ही बना होता है। ठीक है, सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोजा में चले जाते हैं, इन्हें मिसेल्स कहते हैं। तो ये अपने पास आमाशय था, और उसके बाद में ये छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है, ये मान लो इतने सही बता देता हूँ, ये अपने पास आंत है, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, ये जो विलेय सूक्ष्म बिंदुओं में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोजा, जो म्यूकोजा लेयर यहाँ पर होती है, क्योंकि चार प्रकार की लेयर होती है, सीरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, तो छोटी छोटी बूंदे म्यूकोजा में यहाँ पर चली जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है, ये लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं में पुनः संचरित होकर, संरक्षित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाता है। तो ये मिसेल जो था, ये मिसेल है मान लो, तो इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वसा वाला पोर्शन तो अंदर रह गया और बाहर अपने पास क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। और प्रोटीन क्या होता है,
जल में विलय होता है या रक्त में विलय होता है, तो यहाँ से आसानी से ये दूसरे पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो लेक्टियल्स में चला जाएगा। लेक्टियल्स लसिका वाहिका होती है, पहले भी अपन ने बात कर रखी इसके बारे में। ये लसिका वाहिका अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देती है, तो लसिका वाहिका में जैसे जाएगा उसके बाद में कहाँ जाएगा, फाइनली रक्त में यहाँ से चला जाएगा। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है, ये अपन ने बात कर ली। अब एलिमेंट्री नाल की अपन जो बात करते हैं कहाँ कहाँ कैसा अवशोषण होता है, जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो मुख में भी होता है भाई साहब अवशोषण। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुख में कुछ नहीं होता, वो तो केवल चबाने का काम करता है, लार के साथ मिक्स करने का काम करता है, तो अवशोषण भी होता है। परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश कहाँ होता है और पदार्थ कौन सा होता है, 16.1 में अपने को बता रखा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो इसमें। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले मुख में भी अवशोषण होता है, कुछ औषधियां होती हैं जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोजा के संपर्क में आती है। जीवा के नीचे वाला जो पोर्शन है वहां जो कुछ मेडिसिन है उनकी औषधियों की बात कर रहे हैं, वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ नीचे की ओर जो अपने जीवा के नीचे जो रक्त कोशिका होती है उसमें जाके अवशोषित हो जाती है। आमाशय की बात करें तो आमाशय में जल का अवशोषण होता है, छोटे छोटे जो सरल शर्कराएं होती है उनका अवशोषण होता है, अल्कोहल का होता है, आदि का अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोषण, छोटी आंत की बात करें, पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग कौन सा है, छोटी आंत, सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्लों का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण हो जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए चीफ ऑर्गन कौन सा है, मुख्य अंग कौन सा अवशोषण का, तो वो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत में भी अवशोषण थोड़ा सा होता है, कुछ खनिजों का और औषधियों का। तो औषधि आपको ध्यान में रखना है, मुख और बड़ी आंत दोनों में आपको बता रखा है। अल्कोहल केवल आमाशय में बता रखा है और बाकी 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं, इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषण हो गया, अवशोषण होने से वो अलग अलग उत्तक तक जब ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जैसे ये आमाशय था, यहाँ पर कुछ अवशोषण हुआ, मान लो यह अवशोषण हो गया, यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से मुझे इस वाले उत्तक तक इसको क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। क्लियर है। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, बन नहीं जाता है, बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती, तांत्रिक या हाँ तांत्रिक न्यूरल इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, क्रिया को शुरू करता है जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। तो ठीक है, जो मलाशय वहां पर क्या होता है, मल जो होता है टेम्परली स्टोर रहता है, तो वहां से जो प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती होती है, न्यूरल जो रिफ्लेक्स होता है वहां से मल को त्याग करने की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया होती है, अपनी इच्छा से अपन इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक बृहद कर्मानुकंचन गति से पूरी होती है। तो ऊपर जैसे मान लो ये अपने पास मलाशय वगैरह था, ये यहाँ पर स्टोर होता है मल, तो इसमें भी वापस से वो कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, उसके बाद में जो मल होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, पाचन तंत्र के विकार और अनियमितता, डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। आंत्र नलिका का शोथ जीवाणु और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। सामान्य विकार आपसे पूछा जाए तो आंत्र नलिका जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें जो शोथ होता है, ठीक, जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से, संक्रमण से होती है। आंत्र का संक्रमण परजीवी, कुछ परजीवी भी होते हैं जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। तो ये सारे के सारे एनिमल हैं, जंतुओं के नाम है। ठीक है, एनिमल किंगडम में इसे अपन पढ़ेंगे। फीताकृमि क्या है, गोलकृमि गोल होता है इसलिए गोलकृमि बोलते हैं, सूत्रकृमि छोटा सा होता है इसलिए बोलते हैं, हुकवर्म हुक के जैसे होता है जो चिपक जाता है शरीर में। ठीक है, तो ये सब अपन एनिमल किंगडम में देखेंगे चौथे चैप्टर में। अभी सिंपल से आपको ध्यान रखना है, परजीवी होते हैं मतलब दूसरे जीव पर निर्भर करने वाले। ठीक है, दूसरों पर निर्भर जो जीव है वो। तो पहला जो विकार आता है वो होता है पीलिया, जॉन्डिस इसे बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, पीलिया मतलब पीला होना। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि यकृत के जो सोल्ट होते हैं या जो लवण होता है यकृत के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक जो होते हैं, वो वर्णक अगर जैसे नाखूनों में या होठ पे या स्किन पे अगर जमा हो जाता है तो शरीर में अपना पीला पीला लग जाता है, उसे अपन बोलते हैं पीलिया। तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आपको याद आना चाहिए, बोलते हैं। वमन, वोमिटिंग की बात कर रहे हैं, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है।
ये प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होता है। मेडुला जो है अपना जो ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, उसका पार्ट है, इसे भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, पश्च मस्तिष्क लिख सकते हो, ठीक है। उसमें एक वोमिट सेंटर होता है, वमन केंद्र होता है, उसी से जो अपना आमाशय में भोजन था होता है संग्रहित, वो वापस से बाहर निकल जाता है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रवाहिका या डायरिया जिसे अपन बोलते हैं, दस्त जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, आंत्र, मतलब ये अपने पास आंत्र है, मान लो ये बड़ी आंत्र हो गई चारों तरफ से, ये बड़ी आंत अपने पास हो गई और इसके बीच में अपने पास छोटी आंत है, तो आंत्र में जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वो सही नहीं हो पाता। अब सामान्य गति होती है, उसकी बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना, ठीक है। तो अब सामान्य गति होगी, यहाँ से जो भी मल निकल रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, उसे अपन बोलते हैं दस्त, डायरिया या प्रवाहिका। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है, तो जो भी वाटर लिक्विड अपन ले रहे हैं उसके अवशोषण की जो दर है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कम यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या कोष्ठबद्धता जिसे अपन बोलते हैं। कब्ज में बृहदांत्र में मल रुक जाता है, तो जो बड़ी आंत है अपने पास, ये वाली जो बड़ी आंत है, इसमें मल रुक जाता है, वो आगे की ओर नहीं जाता, बाहर की ओर नहीं जाता, उसे अपन बोलते हैं कब्ज। और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। नेक्स्ट अपच या इनडाइजेशन, जिसमें सही से भोजन का पाचन नहीं होता, आप ज्यादा खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग अपने को हो गई, तो वो भी इसी के अंदर आता है। इस स्थिति में वह भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्त्राव में कमी, ठीक है। अपच क्या होता है, किसकी वजह से होता है, एक तो एंजाइम है अगर कम रिलीज हो रहा है अपने आहार नाल से, चाहे अग्नाशय के हों, चाहे अपने पास लीवर से तो एंजाइम कोई होता नहीं है, अग्नाशय के साथ साथ में या सलाइवरी ग्लैंड की अगर अपन बात करें, ठीक है। दूसरा व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग, अधिक भोजन करना, ज्यादा आप ठूस ठूस रहे हो, शादी में चले गए, बोले साहब खाया ही नहीं इतने महीनों से, तो आज खाएंगे, या मसालेदार भोजन करने के कारण अपच हो जाता है, ठीक है। आहार में प्रोटीन और संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा या कुपोषण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत समस्या है, ठीक है। प्रोटीन की कमी या जो कैलोरी अपन ले रहे हैं, एनर्जी की कमी, इन सारे एरिया में या देश में या जो है काफी एक समस्या है, प्रॉब्लम है। सूखा, अकाल एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा पीईएम, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते, ठीक है। ये इंग्लिश की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, तो इससे प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इथोपिया में भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है, ठीक है। बांग्लादेश में युद्ध हुआ था तो खाने पीने के लाले हो गए, और इथोपिया में भी काफी सूखा रहा तो ऐसा हो चुका है। पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है तथा मरासमस और क्वाशियोर को रोग उत्पन्न करता है। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है, दो प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की एनसीईआरटी में से सबसे लास्ट में बता रखा था, लेकिन अभी इसे थ्योरी में डाल दिया है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। दोनों ही प्रोटीन से होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह केवल शिशु और बच्चों में होता है, एडल्ट में ये नहीं होता, बड़े जो वयस्क के उसके अंदर नहीं होता है। मरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है। मरासमस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही अल्पता हो जाएगी, कमी यहां से हो जाएगी। यह विकार सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मिलता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। मैरास्मस किस में मिलता है, 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे उसके अंदर मिलता है। इसका मुख्य कारण शिशु को मां के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार को देना है। तो मेन कारण क्या है कि छोटे बच्चे जो है, तो उनको जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो नहीं करवाई जाती है, उनको बाहर का जो दूध है या जो बिस्किट देते हैं या प्रोटीन वगैरह देते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। माँ का दूध बहुत जरूरी है। इसका मुख्य कारण प्राय कम अंतराल में पुनः गर्भ धारण तथा शिशु को जन्म देना। एक प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, प्रसव हुआ, उसके बाद में जो बच्चा है 7 से 8 महीने का हुआ और वापस से सेकंड प्रेगनेंसी की जो है शुरुआत हो चुकी है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है उस केस में, जो है माँ सही से पहले वाले बच्चे का लालन पालन नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का ही होता है, जो मैंने आपको बता दिया 7 से 8 महीने का है, सेकंड प्रेगनेंसी हो चुकी है 60। मरासमस में प्रोटीन अल्पता के कारण वृद्धि मंद तथा उत्तकों की प्रोटीन का विस्थापन अत्यंत कृशकाय, शरीर और हाथ पैर अत्यंत पतले हो जाते हैं, त्वचा शुष्क, पतली एवं झुर्रीदार हो जाती है, ठीक है। तो जो उत्तक है वो रिप्लेस नहीं हो पाते, उनकी सही से वृद्धि नहीं हो पाती है, बहुत कम वृद्धि होती है तो भी
ठीक है। और जो शरीर है वो दुबला पतला सा रहता है, त्वचा जो होती है शुष्क रहती है, झुर्रियां उस पर पड़ जाती है बचपन में ही, तो वो क्या है, मैरास्मस के ही लक्षण है। वृद्धि की दर एवं शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है, तो वृद्धि की दर कम हो जाएगी, भार भी बहुत कम रह जाएगा। मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास भी बहुत अधिक मंद हो जाता है, मानसिक क्षमता भी असंतुलित हो जाती है, तो जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रकार का जो पीईएम है वो है क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर प्रोटीन अत्यल्पता से उत्पन्न विकार है, प्रोटीन की कमी से होता है ये भी, जिसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती है। ठीक है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पहले वाले में अपन ने देखा था कि मैरास्मस में प्रोटीन और जो कैलोरी है एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो माँ का दूध के स्थान पर अपन क्या कर रहे हैं, उच्च कैलोरी वाला दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन क्या है, कम है। ठीक है, तो प्रोटीन अत्यल्पता से, इसमें ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने कि प्रोटीन की कमी से नहीं होता, पहले बोल रहा है अत्यल्पता है, फिर बोलता है कि नहीं होता है, तो प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन उसमें जो एनर्जी वाला उच्च कैलोरी वाला है वो फूड यहाँ से अपन देते हैं। मारास्मस की तरह ही क्वाशियरकोर में भी मांसपेशियां लटक जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। परंतु मारास्मस के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा शेष रहती है, परंतु शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक शोथ एवं सूजन दृष्टिगोचर होती है, तो शोथ कमी की वजह से हो जाता है, सूजन आने लग जाती है। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है मैरास्मस और क्वाशियरकोर में कि मैरास्मस में केवल प्रोटीन की और प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी होती है, लेकिन क्वाशियरकोर में केवल प्रोटीन की कमी यहाँ पर होगी, और वो जो था 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है और ये 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में होता है। ठीक है। बाकी ये जो मांसपेशियां लटक जाती है, मंद बुद्धि होता है, कमजोर होता है, वो सब कुछ क्या लगभग लगभग सेम ही है। क्लियर है। तो यहाँ अपना ये जो डाइजेशन वाला फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पर होता है। आप लोग वीडियोस देखिए, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बाकायदा आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को पूरा पूरा सोल्व यहाँ से कर दिया जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।